गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। एक बार फिर से आपका डीएवी स्कूल की डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। डिटरमिनेंट यानी कि सारणी के 4 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे उसका पार्ट नंबर 5। लास्ट जो अपना पार्ट था पार्ट नंबर 4, उसके अंदर हमने एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि सारणी का प्रसार विथ द हेल्प ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर्स यानी उप सारणिक और सहखंड की सहायता से किसी भी सारणी का प्रसार यानी कि उसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब उससे नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सारणी के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। सारणी के देखिए आपके सिलेबस में 8 या 9 गुणधर्म दे रखे हैं, वो प्रॉपर्टीज हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। पहले उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद उनका प्रूफ देखेंगे। आपको इनके स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है और उनके प्रूफ को भी ध्यान से समझना है। उसके बाद आपको इनकी स्टेटमेंट्स को लर्न करना होगा, याद करना होगा। बाय एग्जांपल आप इजीली वो कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे कि जो सारणी की प्रॉपर्टीज है उन्हीं के ऊपर बेस्ड वो सारे के सारे क्वेश्चन है। यानी अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती है तभी आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ पाओगे और उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और एक्सरसाइज 4.2 और विविध प्रश्नमाला में जो 4.2 के ऊपर बेस्ड है, उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम के अंदर आता है। जो आपके पास आरबीएससी टेक्स्ट बुक में 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 18 होता है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे सारणी के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यानी गुणधर्म नंबर 1 से। पहले आपको ध्यान से इसका स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रूफ भी करोगे। तो स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट देखिए, रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके अंदर देखिए क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट देखते हैं हम। यदि किसी सारणिक में समस्त पंक्तियों को कन्वर्ट किस में करना है, समस्त पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कीजिए, तथा उसके बाद आपको क्या करना है, तथा समस्त पंक्तियों को किस में कन्वर्ट कर, समस्त स्तंभों को किस में कन्वर्ट करना है, समस्त स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर बदल दें। यानी कि आप क्या कर रहे हो वो देखिए ध्यान से। आप क्या कर रहे हो, सारणी के अंदर समस्त पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर रहे हो और समस्त स्तंभों को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, पंक्तियों में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आप एक तरीके से जो आपके पास सारणिक होता है उसका आप ले रहे हो ट्रांसपोज। सारणी का आप क्या ले रहे हो, ट्रांसपोज ले रहे हो, यानी कि उसका परिवर्त ले रहे हो। तो आपको ये प्रूव करना है कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी सारणी का मान जो पहले था वो सेम एज इट इज रहेगा। यानी समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और समस्त स्तंभों को पंक्तियों में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका प्रूफ मैंने बाई एग्जाम्पल एक बार पहले वीडियो आपके पास जब मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस बताया था आपको, अवयव तथा सारणिक में जब मैंने आपको अंतर बताया था, तो उसके जो आपके पास डिफरेंस नंबर 3 था आपके पास, उसके अंदर मैंने इसका प्रूफ करवा दिया था बाय एग्जांपल। अब देखिए जनरली अगर आपको इसका प्रूफ करना पड़े तो आप कैसे इसका प्रूफ करोगे। तो मैंने सारणिक कंसीडर कर लिया, डेल्टा कोई आपके पास 3/3 ऑर्डर का सारणिक है, जिसकी एंट्री जनरली मैंने एज्यूम कर ली। फर्स्ट रो है A1 B1 C1, सेकंड रो अपने पास A2 B2 C2 और थर्ड रो अपने पास है A3 B3 और C3। आपको प्रूव ये करना है कि इसकी सारी की सारी पंक्तियों को आप किस में कन्वर्ट करोगे, स्तंभों में कन्वर्ट करोगे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान हम निकालेंगे तो मान निकालने का आपको पता है प्रोसीजर। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश जब आप प्रसार करते हो तो आपको सारणी का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैं जनरली एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यानी कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर रहा हूं। और किसी भी सारणी का प्रसार करके हम कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं आपको पता है। तो सारणी का मान कैसे आएगा, देखिए प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर डेल्टा क्या आएगा। देखिए सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट A1 आ गया, उसके बाद A1, इसके आगे निशान को आपको पता है कैसे लिखना होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको ये देखना है पहले एलिमेंट के आगे प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास प्लस का निशान आएगा। इस प्रकार से आप निशान लगाओगे। तो यहाँ पे मैंने देखो A1 के आगे किसका निशान लगाया है, प्लस का निशान लगाया है। उसके बाद जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, पीछे क्या बचता है B2 C2 B3 C3, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। क्लियर है बात। इसके बाद B1 के आगे निशान किसका लगाओगे, आप माइनस का लगाओगे। उसके बाद B1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, पीछे जो बचता है वो क्या आएगा आपके पास A2 C2 A3 और C3। क्लियर है बात है।
इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो और फिर आप सेम प्रोसीजर किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, C1 के लिए अप्लाई करोगे तो C1 के आगे निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा। बाकी जिस रो या कॉलम में उसको हम छोड़ देंगे तो आपके पास ये चीज़ आपको मिलेगी। क्लियर है बात, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए क्या किया मैंने, ये A1 मैंने एज इट इज़ लिखा है, सेम लिखा है, इसके अंदर कोई चेंज मैंने यहाँ पर नहीं किया। और जो आपके पास आगे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, B2 का मल्टीप्लाई C3 के साथ, तो B2 इंटू C3। क्लियर है बात। फिर निशान किसका, माइनस का, B3 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, तो क्या आएगा माइनस B3 C2। क्लियर है बात। इसके बाद माइनस B1 मैंने सेम एज इट इज़ लिखा है, A2 का मल्टीप्लाई करवाया है C3 के साथ, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, A3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे C2 के साथ, फिर प्लस C1 सेम एज इट इज़ लिख दिया मैंने, A2 का मल्टीप्लाई B3 के साथ, बीच में निशान माइनस का, A3 का मल्टीप्लाई B2 के साथ, तो A3 B2 आपके पास यहाँ पर प्राप्त आपको हो जाएगा। इस तरीके से आपको डेल्टा मिल गया, डेल्टा यानी कि सारणी का मान आपको मिल गया। क्लियर है बात। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया, समीकरण नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, आपको ये प्रदर्शित करना है यहाँ पर कि इसकी समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में अगर हम बदलें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पहली बात तो हमने मान निकाल लिया। अब जो इसने स्टेटमेंट में बोला है वो हम काम करते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला है, समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट करने पर। तो मैंने ये लिखा है नाउ डेल्टा की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, डेल्टा के अंदर फर्स्ट रो थी आपके पास A1 B1 C1, जो दूसरा सारणी मैंने यहाँ पे डेल्टा डैश बनाया उसके अंदर क्या है, फर्स्ट कॉलम है A1 B1 C1, फिर सेकंड रो थी आपके पास A2 B2 C2, सेकंड कॉलम बन गया यहाँ पे A2 B2 C2, फिर थर्ड रो थी A3 B3 C3, यहाँ पे थर्ड कॉलम मैंने बना दिया A3 B3 और C3। क्लियर है बात। यानी डेल्टा जो आपके पास सारणिक था उसकी समस्त पंक्तियों को किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्तंभों में कन्वर्ट कर दिया, स्तंभ ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पंक्तियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि एक तरीके से मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो डेल्टा डैश से उसको मैंने डिनोट कर दिया। अब आपको दिखाना क्या है, आपको प्रूव ये करना है कि जो वैल्यू आपको डेल्टा की मिली थी, डेल्टा का जो मान आया था वो सेम मान किसका आएगा आपके पास, डेल्टा डैश का आएगा। यानी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपको शो करना है। यानी कि डेल्टा डैश का मान और निकाल लेते हैं। अगर ये मान डेल्टा डैश का किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा के बराबर आ जाएगा, यानी डेल्टा डैश का सेम ये मान अगर आपको मिल जाएगा तो आप क्या प्रदर्शित कर सकते हो, आप ये प्रदर्शित कर सकते हो कि इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इस A1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने की आवश्यकता नहीं है, इस B1 को आगे फर्दर मल्टीप्लाई करवाने की आवश्यकता नहीं है, इस C1 को फर्दर मल्टीप्लाई करवाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करवा के आपको कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दो। अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो भी आंसर सही आएगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको ये मल्टीप्लाई करवाने की कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। अब देखिए आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है भी डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, डेल्टा डैश के इक्वल आनी चाहिए। क्लियर है बात। यानी कि डेल्टा डैश का आपको करना पड़ेगा प्रसार। अब प्रसार आप कौन सी पंक्ति स्तंभ से करोगे, तो आपका आंसर ये होगा किसी भी पंक्ति स्तंभ से अगर हम प्रसार करते हैं तो सारणी का मान सेम आपको मिलता है। ये मैंने पहले एग्जांपल में आपको बता रखा है। सारणी का प्रसार अपनी किसी भी मर्जी से आप कोई भी पंक्ति से करोगे या फिर स्तंभ से करोगे तो सारणी का मान आपको सेम ही मिलता है। पंक्ति स्तंभ से बदलने से सारणी का मान में परिवर्तन नहीं आता। लेकिन फिर भी आप कौन सी पंक्ति से करोगे, स्तंभ से करोगे, वो देखने के लिए आप ये देखिए कि आपको डेल्टा डैश को डेल्टा का इक्वल पुट करना है। तो डेल्टा में बाहर क्या है, A1 है, फिर क्या है B1 है, फिर क्या है C1 है। तो आप उसी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार कर दो जहाँ पर A1 B1 C1 है, क्योंकि मान में तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी भी पंक्ति या स्तंभ से कर सकते हो। तो इजी कौन सा रहेगा, उसी पंक्ति से कर दो जहाँ बार आपको A1 B1 और C1 मिलता है। तो आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट कॉलम में आपके पास A1 B1 C1 है, तो डेल्टा डैश का प्रसार आप कौन किसके अकॉर्डिंग करोगे, प्रथम स्तंभ के अनुदिश करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ से करोगे तो आंसर आपको वही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे प्रथम पंक्ति से करते ना तो फिर आपको इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू इक्वल आएगी। क्लियर है बात है। लेकिन अगर आप फर्स्ट कॉलम से कर दोगे तो आपको इसको मल्टीप्लाई करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं उसी कॉलम या रो से आपके पास एक्सपेंड कर रहा हूँ जिस रो के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू बनानी है।
तो मैं डेल्टा डैश का प्रसार कर रहा हूँ किस से, कॉलम नंबर फर्स्ट से, यानी मैं यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी हैव। दोबारा ध्यान से देखना, जरूरी नहीं है C1 से आप करोगे, लेकिन C1 से मैंने क्यों किया है, क्योंकि आपको डेल्टा डैश को डेल्टा के इक्वल पुट करना है, और डेल्टा में बाहर आपके पास ब्रैकेट से बाहर क्या है, A1 B1 और C1 है, वो किस में मिलते हैं आपको डेल्टा डैश में, वो मिलते हैं फर्स्ट कॉलम में। क्लियर है बात, इसलिए मैंने इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया है। बाकी आप किसी भी पंक्ति स्तंभ से प्रसार करोगे वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो अब एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी हैव, कॉलम नंबर फर्स्ट से अगर हम प्रसार करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है प्रसार करते वक्त भी प्लस माइनस का निशान कैसे लगाना है, तो उसके लिए आपको ये सिस्टम बताया हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले एलिमेंट यानी A1 के आगे किसका निशान आएगा, प्लस का, फिर B1 के आगे माइनस का, फिर C1 के आगे किसका निशान आएगा, आपके पास प्लस का निशान आएगा। तो ये सेम काम मैंने यहाँ पे किया, देखो A1 के आगे प्लस का निशान, B1 के आगे माइनस का निशान और C1 के आगे प्लस का निशान। आपको क्लियरली पता चल गया होगा ये निशान कहाँ से आपको मिले हैं, समझ के बात को। इसके बाद देखिए A1 मैंने लिख दिया, उसके बाद A1 जिस रो या कॉलम में आता है उसको आपको छोड़ना होता है, तो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ देते हो, और फर्स्ट कॉलम को मैंने छोड़ दिया और फर्स्ट रो को भी मैंने छोड़ दिया, तो पीछे क्या बचता है आपके पास, B2 B3 C2 C3, B2 B3 C2 C3 ये आपके पास यहाँ पे मिल गया आपको। क्लियर है बात। इसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास कौन सा है, B1 है। B1 सेकंड रो में आता है, फर्स्ट कॉलम में आता है, जिस रो या कॉलम में आता है उसको छोड़ दो, पीछे क्या बच गया, A2 A3 C2 C3, A2 A3 C2 C3 दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके बाद क्या है आपके पास, C1 की अगर हम बात करें तो कौन सी रो में आता है, थर्ड रो में आता है, कॉलम आपके पास फर्स्ट कॉलम है, तो पीछे क्या बचेगा, A2 A3 B2 B3 A2 A3 B2 B3, ये आपको दिख रहा होगा। इसके आगे निशान प्लस माइनस के मैंने आपको पहले बता दिए, ये कैसे आपको प्राप्त हुए हैं। क्लियर है बात। अब इसके बाद देखिए ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो कैसे आएगा, B2 का मल्टीप्लाई C3 के साथ, B2 C3 निशान माइनस का C2 B3। क्लियर है बात। इसके बाद माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3। क्लियर है बात। इसके बाद प्लस C1 सेम A2 B3 माइनस B2 A3, ये ऐसे आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाना है, तो आपको डेल्टा डैश की ये वैल्यू मिलेगी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, आप देख सकते हो इजीली, समझ रहे बात को। अब देखिए ध्यान से, दो वैल्यूज है मेरे पास, एक को तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 से दिखाया है, एक को मैंने इक्वेशन नंबर 3 से दिखाया है। देखिए ध्यान से आप, इक्वेशन नंबर 2 से एक को मैंने शो किया है, एक को मैंने इक्वेशन नंबर 3 से शो किया है। आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मैच करो, एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। A1 सेम है, B2 C3 माइनस B3 C2, B2 C3 माइनस C2 B3 एक ही बात है, सेम ही चीज़ है। इसके बाद माइनस B1 भी सेम है, इसके बाद ये चीज़ भी आपको दिखाई दे रहा होगा सेम है, इसके बाद C1 सेम है और ये चीज़ भी आपके पास क्या है, सेम है। यानी क्लियरली आप देख सकते हो कि जो डेल्टा है वो किसके बराबर है, डेल्टा डैश के बराबर है, यानी कि डेल्टा और डेल्टा डैश आपस में बराबर है। और डेल्टा डैश आपके पास क्या था, डेल्टा की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या मिला था, डेल्टा डैश मिला था। और आपने ये शो कर दिया कि डेल्टा और डेल्टा डैश आपस में इक्वल है, यानी कि यदि किसी सारणी की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदलोगे और समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदलोगे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी अगर आपको क्वेश्चन करते समय कहीं भी समस्त पंक्तियों को स्तंभों में, यहाँ पे आपको वर्ड नोट करना है, समस्त बोला है मैंने, समस्त का मतलब ये है कि सारी की सारी पंक्ति को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्तंभ में और सारे स्तंभ को कन्वर्ट करना पड़ेगा पंक्ति में। यहाँ पे आप किसी भी अपनी मर्जी के, ये नहीं है भी आप एक पंक्ति को एक स्तंभ से कन्वर्ट कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, सभी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में अगर आप बदलते हो तो मान में कोई परिवर्तन आपके पास नहीं होता है। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि डेल्टा का मान डेल्टा डैश के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है बात। अब इसके बाद मैंने नोट में लिखा है किसी वर्ग अवयव कैपिटल A के लिए, देखिए वर्ग अवयव मैंने क्यों लिया यहाँ पे, मैं नॉर्मली कोई अवयव भी बोल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ग अवयव क्यों लिया है, क्योंकि आपको क्या बनाना है, सारणिक बनाना है। यहाँ पे देखिए A का सारणिक बनाया मैंने, A डैश का भी सारणिक बनाया है, और सारणिक की डेफिनेशन आपको याद होगी कि प्रत्येक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। तो वर्ग होना तो जरूरी है, किसके लिए, सारणिक के लिए। अगर वर्ग अवयव A है तो उसको आपको क्या लिखोगे, उसका सारणिक आएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ A ही आएगा। अब आपको पता है कि सारणिक में समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदलोगे, स्तंभों में बदलने का मतलब है आप उसका लोगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को डैश से डिनोट करते हैं, उसके बाद उसका मान निकालोगे, सारणिक लोगे, तो ये दोनों वैल्यू आपस में हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। ये आप इजीली देख सकते हो, ये आपके पास नोट में मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये,
क्वेश्चंस में काफ़ी दफ़ा यूज होगी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, काफ़ी इजी सा प्रूफ है इसका भी, सेम तरीके से प्रूफ करते रहेंगे हम, बस आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। जो काम आपको स्टेटमेंट में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ के अंदर परफॉर्म करना है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, इसकी स्टेटमेंट पे पहले हम ध्यान देते हैं, स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, उस पर फोकस करते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए आप, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को, ध्यान से आपको यहाँ देखना है, पहले था समस्त पंक्तियों को स्तंभों में या फिर समस्त स्तंभों को पंक्तियों में, वो था ना अपने पास लास्ट प्रॉपर्टी में। यहाँ पे क्या है, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए का मतलब आपको ध्यान से ये समझना है कि कोई भी दो पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करना है, ना कि पंक्ति को स्तंभ से। यानी पहली पंक्ति की जगह आप दूसरी पंक्ति लिखो, या पहली पंक्ति की जगह आप तीसरी पंक्ति लिखो, या दूसरी पंक्ति की जगह आप तीसरी पंक्ति लिखो, या फिर कोई भी आप पहली पंक्ति की जगह तीसरी पंक्ति लिखो। समझ रहे हो बात को? तो किसी भी दो पंक्तियों को आपस में अगर आप इंटरचेंज करते हो तो क्या होता है, तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है। संख्यात्मक मान का मतलब है जो उसकी वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए उसका मान आया था 5 आपके पास, वो तो वही रहेगा, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी अगर आपके पास किसी सारणी की वैल्यू मान लीजिए प्राप्त होती है, आपको डेल्टा का मान कितना प्राप्त होता है 5, और उसके बाद आप क्या करते हो, उसकी कोई भी दो पर्टिकुलर पंक्तियों को आपस में बदलते हो, किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदलते हो, तो डेल्टा डैश जो आएगा उसका मान क्या आएगा, 5 की जगह क्या आ जाएगा -5। यानी संख्यात्मक मान तो वही रहेगा परंतु उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है बात? सेम प्रोसेस रहेगी किसके साथ है, किन्हीं दो पंक्तियों से क्या आ जाएगा, स्तंभों को। यानी कि अगर दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करते हो, स्तंभों को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम की जगह सेकंड कॉलम आ जाए, या फिर फर्स्ट कॉलम की जगह थर्ड कॉलम आ जाए, या फिर सेकंड कॉलम की जगह थर्ड कॉलम आ जाए, तो आपके पास क्या रहेगा, संख्यात्मक मान तो वही रहेगा लेकिन उसका चिन्ह आपके पास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पिछली जो प्रॉपर्टी थी उसमें मैंने पंक्तियों को स्तंभों में बदला था, लेकिन इस प्रॉपर्टी में मैं कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदल रहा हूं या कोई भी दो स्तंभों को आपस में बदल रहा हूं। डिफरेंस नोट करते रहना है आपको, दो पंक्तियों को आपस में बदल रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में, या दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, जबकि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है। ठीक है, तो संख्यात्मक मान तो वही रहेगा परंतु उसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका प्रूफ आपको करना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से जनरल डिटरमिनेंट में 3/3 ऑर्डर का कंसीडर करता हूं। 3/3 ऑर्डर का सारणी आपके पास है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले वैल्यू निकालने के लिए अपनी मर्जी से किसी भी पंक्ति स्तंभ के अनुदिश प्रसार हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग रो नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ इसके अंदर। तो प्रसार करने पे देखिए अपने पास क्या आएगा, वी हैव A1 आ गया, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। निशान कौन सा कैसे लगाएंगे आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है बात? अब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करोगे तो पहले एलिमेंट के आगे किसका निशान आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पे A1 के आगे मैंने प्लस का निशान लगाया। फिर सेकंड एलिमेंट आपके पास B1 है, उसके आगे निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। फिर थर्ड एलिमेंट अपने पास कौन सा है, C1 है, उसके आगे निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो निशान तो आपको क्लियर होंगे कि निशान मैंने किस तरीके से यहाँ पर लगाए हैं। अब एक्सपेंड करना है आपको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो A1 एलिमेंट आ गया, सबसे पहले कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, पीछे क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद फिर क्या है आपके पास, नेक्स्ट एलिमेंट B1, उसके आगे निशान किसका लगाओगे, माइनस का। कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। जिस रो या कॉलम के अंदर है उसको आप छोड़िए, पीछे क्या बचेगा, A2 C2 A3 C3। क्लियर है बात? ये आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कौन सा एलिमेंट है, C1। C1 आप ये देखिए कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। तो पीछे क्या बचेगा, A2 B3 माइनस A3 B2, ये चीज़ अपने पास आ जाएगी। क्लियर है बात? अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पता है 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स आपको मिले हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या रहेगा, A1 मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पे, B2 को मल्टीप्लाई करवाया मैंने C3 से, B2 C3 माइनस B3 C2, सेम माइनस B1 सेम है आपके पास, A2 C3 माइनस A3 C2। क्लियर है बात? इसके बाद प्लस C1 सेम है, A2 B3 माइनस A3 B2, ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा की वैल्यू आ गई। क्लियर है बात? यानी कि सारणिक का मान कैसे निकाला है वो आपके पास सेम प्रोसेस है जो मैंने लास्ट आपके पास प्रॉपर्टी में प्रूफ में किया था, वो सेम काम मैंने यहाँ पे दोबारा कर दिया।
अब स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहती है कि किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में बदलो या फिर किन्हीं भी दो स्तंभों को आपस में बदलो। मैं आपको पंक्तियों के द्वारा प्रूव करके दिखा रहा हूं, आप कॉलम के अकॉर्डिंग खुद प्रूव करके देख सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगा। कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज आपको करना है तो किन्हीं भी दो पंक्तियों को परस्पर बदलना है तो मान लीजिए हम बदल लेते हैं पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में। पहली और दूसरी पंक्ति को आपस में बदलने का मतलब क्या है? जहां पर रो नंबर फर्स्ट थी उसकी जगह कौन आ जाएगा? रो नंबर सेकंड आ जाएगी, और रो नंबर सेकंड की जगह कौन आ जाएगा? रो नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ये रिवर्सिबल सा प्रोसेस हो गया। रो नंबर फर्स्ट की जगह कौन आ जाएगा? रो नंबर फर्स्ट की जगह कौन आ जाएगा? रो नंबर सेकंड आ जाएगा, और सेकंड की जगह कौन आ जाएगा? रो नंबर फर्स्ट आ जाएगा। इसे बोलते हैं R1 इंटरचेंज बाई R2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, देखिए डेल्टा की प्रथम व द्वितीय पंक्ति को परस्पर बदलने पर, अर्थात संक्रिया, देखिए ऑपरेशंस होते हैं डिटरमिनेंट के ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बाद में। तो संक्रिया क्या होती है? देखिए संक्रिया, यहाँ पे संक्रिया मतलब ऑपरेशन हम लगाएंगे। ये इसका मतलब समझिए आप, R1 इंटरचेंज बाई R2, इसका मतलब क्या है? इसको आप क्या प्रोनाउंसिएशन करोगे इसका? R1 इज इंटरचेंज्ड बाई R2, यानी कि संक्रिया जो आपके पास पंक्ति संख्या 1 है उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं? पंक्ति संख्या 2 को लिख रहे हैं, और 2 की जगह पंक्ति संख्या 1 को हम लिख रहे हैं, आपस में इनको इंटरचेंज कर रहे हैं। तो संक्रिया R1 इज इंटरचेंज बाई R2 लगाने पर क्या आएगा? प्रथम पंक्ति की जगह द्वितीय पंक्ति आएगी। ठीक है, तो आप अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखते हो डेल्टा और डेल्टा डैश को आप ध्यान से देखिए। डेल्टा में फर्स्ट रो क्या है? A1 B1 C1। डेल्टा डैश में सेकंड रो है A1 B1 C1। डेल्टा के अंदर सेकंड रो है A2 B2 C2, जबकि डेल्टा डैश में फर्स्ट रो है A2 B2 C2 A2 B2 और C2, और थर्ड रो जो आपके पास डेल्टा और डेल्टा डैश में वो सेम है A3 B3 और C3। यानी कि मैंने क्या कर दिया? डेल्टा की जो आपके पास प्रथम पंक्ति थी उसको इंटरचेंज किससे कर दिया? सेकंड पंक्ति से कर दिया, और उसको मैंने डिनोट कर दिया किससे? डेल्टा डैश से। अज्यूम किया है डेल्टा डैश मान लो, डेल्टा 1 मान लो, डेल्टा 2 मान लो, कुछ भी अलग सा नोटेशन आप अपनी मर्जी का दे सकते हो। तो मैंने इसको डेल्टा डैश अज्यूम कर लिया। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव ये करना है कि डेल्टा डैश का जो मान आएगा वो क्या आएगा तो इसके बराबर ही, संख्यात्मक मान तो इसके बराबर रहेगा, लेकिन इसके आगे निशान किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। यानी अगर ये वैल्यू +5 है तो डेल्टा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5 आ जाएगी। यानी सिर्फ निशान का अंतर रहेगा, बाकी इन दोनों में कोई अंतर आपके पास नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप निशान को छोड़ देते हो तो इनकी वैल्यू आपस में क्या मिलेगी? आपको बराबर मिलेगी। क्लियर है बात? अब वैल्यू बराबर मिलेगी, यानी कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है? डेल्टा डैश को डेल्टा के बराबर संख्यात्मक रूप से एटलीस्ट दिखाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई आप मत करवाओ, लेकिन आप ये देखो कि डेल्टा के अंदर आपके पास ब्रैकेट से बाहर क्या है? A1 B1 और C1 है। तो आप डेल्टा डैश का प्रसार उसी पंक्ति स्तंभ से कर दो जहां पर A1 B1 C1 है। तो वो आप ध्यान से देखोगे रो नंबर किस में है? सेकंड के अंदर वो फैसिलिटी आपको मिलती है कि A1 B1 और C1 आपको मिल रहे हैं। वैसे किसी भी पंक्ति स्तंभ से करोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन उस टाइम आपको क्या करवाना पड़ेगा? डेल्टा के अंदर भी इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, B1 को अंदर करवाना पड़ेगा, C1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर इसको भी पूरा आपके पास सोल्व आपको करना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू आपको बराबर देखेगी। लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप क्या करो? यहाँ पे इसको आप सेकंड रो से एक्सपेंड कर दो। सेकंड रो से अगर आप एक्सपेंड करोगे ना तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बाहर वाली वैल्यू तो वैसे ही सेम आ जाएगी, अंदर वाली आपको ऑटोमेटिकली बराबर ही मिलेगी। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? सेकंड रो के अकॉर्डिंग इसका प्रसार कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखो ध्यान से, एक्सपेंडिंग अलोंग रो नंबर 2। सेकंड रो के अकॉर्डिंग प्रसार हम कर रहे हैं। तो प्रसार करेंगे तो देखिए सेकंड रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो निशान के लिए पहले मैं वो चीज़ बता देता हूँ आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सेकंड रो अकॉर्डिंग करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट के आगे निशान माइनस का मैंने लगा रखा है, फिर सेकंड एलिमेंट के आगे निशान प्लस का मैंने लगा रखा है, थर्ड एलिमेंट के आगे निशान किसका आएगा? माइनस का, तो वो मैंने यहाँ पे माइनस का निशान लगा रखा है। तो निशान आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा? देखिए आप अब सेकंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हो तो A1 के आगे निशान तो मैंने माइनस का लगा दिया। अब ये कौन सी रो में है? सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो जिस रो या कॉलम में उसको मैंने छोड़ दिया। पीछे क्या बच गया? B2 C2 B3 C3, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो इजीली। उसके बाद क्या है आपके पास? नेक्स्ट एलिमेंट B1 है, उसके आगे निशान तो मैंने प्लस का लगा दिया। अब ये कौन सी रो में? सेकंड रो में। कौन सी कॉलम में? सेकंड कॉलम में, उसको छोड़ो। पीछे क्या बच गया? A2 C2 A3 C3, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास C1, निशान किसका आएगा? माइनस का लगा रखा है मैंने। कौन सी रो में है? सेकंड रो में। कौन सी कॉलम में है? थर्ड कॉलम में। पीछे क्या बच गया? A2 B2 A3 B3, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इजीली देख सकते हो। अब आपके पास क्या है? 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट आ गए। 2x2 ऑर्डर के आपके पास क्या है? सारणिक है। मान निकालने का प्रोसेस आपको ध्यान ही है, कैसे निकालोगे देखिए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओ, B2 C3 माइनस B3 C2,
माइनस A1 एज इट इज़ है, ये मैं चीज़ यहाँ पे लिख दी मैंने। इसके बाद A2 का मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या है A2 का मल्टीप्लाई C3 के साथ A2 C3 माइनस का निशान A3 C2, क्लियर है बात। इसके बाद माइनस C1 सेम है, A2 B3 माइनस A3 B2, ये चीज़ भी आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे देखिए ध्यान से माइनस को कॉमन लिया है, माइनस मैंने यहाँ पे बार कॉमन लिया, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये चीज़ किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और ये चीज़ किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये काम मैंने यहाँ पे किया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, क्लियर है, सबको पता चल गया। इसके बाद देखिए जो आपके पास डेल्टा की वैल्यू थी, यानी इक्वेशन नंबर 2 से अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो डेल्टा की वैल्यू थी यानी ये वाली जो वैल्यू है, और जो आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू मिली है, ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है ब्रैकेट के अंदर, ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल ही है। यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा लिख सकते हो। तो डेल्टा डैश किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ डेल्टा के। यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है। डेल्टा डैश आपको कैसे मिला था, आपने डेल्टा के किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में कन्वर्ट किया था, उसके बाद आपको डेल्टा डैश मिला था। अब जो डेल्टा डैश है वो डेल्टा के बराबर है या नहीं है, तो आप देखोगे संख्यात्मक रूप से तो बराबर है, लेकिन चिन्ह इसका क्या है आपके पास, चिन्ह इसका अलग है। यानी कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि संख्यात्मक मान तो वहीं रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा इसको देख लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। आप 3/3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट कंसीडर करना, उसकी वैल्यू निकालना, उसके बाद उसकी कोई भी दो पंक्तियों का आपस में इंटरचेंज करना, फिर उसकी वैल्यू निकालना, आपको इजीली ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। तो डेल्टा देखिए क्या है, डेल्टा मैंने एज्यूम कर लिया 2/2 ऑर्डर का है, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 2/2 ऑर्डर का एज्यूम कर लिया। तो डेल्टा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, 2 × 4 8 माइनस 3 × 1 8 - 3 क्या आ गया, 5 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी कोई भी दो पंक्तियों का आपस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो संक्रिया मैंने लगा दी, R1 इज इंटरचेंज बाई R2, यानी पहली पंक्ति की जगह हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति लिखेंगे, और दूसरी पंक्ति की जगह कौन सी लिखेंगे, पहली पंक्ति लिखेंगे। तो 2 3 जो आपके पास फर्स्ट रो थी उसको मैंने सेकंड बना दिया, और जो सेकंड रो थी उसको मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट बना दिया। ये आपके पास क्या बन गई, ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट रो बन गई। ये नया सारणी का आपको मिल गया डेल्टा डैश, क्लियर है बात। अब डेल्टा डैश की वैल्यू देखिए कैसे आएगी, 1 × 3 3 माइनस का निशान 2 × 4 क्या आएगा 8, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -5। तो आप इजीली देख सकते हो, एक तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास +5 है, एक डेल्टा डैश की वैल्यू -5 है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर सारणी के अंदर किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदलते हो तो उसका संख्यात्मक मान तो वहीं रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डैश। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो और आपको किसी भी स्टेज में किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में कन्वर्ट करना पड़े तो आप क्या करोगे, इक्वल रखने के लिए उसके सारणी के बाहर किसका निशान लगाओगे, आप माइनस का निशान लगाओगे। जबकि अगर आप समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदलते हो तो आपको किसी भी निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये कहती है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कि समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप इजीली बदल सकते हो किसी भी स्टेज के ऊपर। बट अगर आप किन्हीं भी दो पंक्तियों को आपस में बदलते हो या फिर कोई दो कॉलम को आपस में बदलते हो, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई दो पंक्तियों को आपस में, यानी कि पंक्ति को पंक्ति से रिप्लेस कर सकते हो आप, या फिर कोई भी दो कॉलम को आपस में, यानी कि कॉलम को कॉलम से रिप्लेस कर सकते हो। ये काम आपको नहीं करना है कि सिर्फ एक पंक्ति को एक कॉलम से रिप्लेस कर दो, ये चीज़ आपके पास पॉसिबल नहीं होगी। तो आपके पास संख्यात्मक मान तो वही रहेगा लेकिन मान में क्या हो जाएगा, जो चिन्ह है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में अवेलेबल हो जाएगा। और आपके लिए होमवर्क ये रहेगा इस वीडियो का कि आप अपनी मर्जी के कोई भी दो डिटरमिनेंट कंसिडर करने हैं और प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग उसकी समस्त पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में बदल के आप वैल्यू चेक करोगे क्या सेम वैल्यू रहती है। अगर रहती है तो आपकी प्रॉपर्टी सही है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा नहीं होता तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। सेम आप प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का प्रूफ किसी भी अपनी मर्जी के डिटरमिनेंट से करके देखोगे। अगर वैल्यू आपको इक्वल मिलती है, सिर्फ साइन में अंतर है यानी निशान में अंतर है, संख्यात्मक मान आपको सेम मिलता है तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड वेरीफाई होगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। इसी तरीके से अपनी स्टडी को यूँ ही जारी रखें। हम आपको निरंतर वीडियोज अवेलेबल कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।